भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत के नागरिकों को मूलभूत अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, साथ ही और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल मार्गदर्शक तत्व हमें देता है। अर्थात भारतीय संविधान की ये दो चाके हैं। संविधान का जो रथ है, भारतीय संविधान का रथ है, ये सब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, मूलभूत अधिकार और मार्गदर्शक तत्व, ये दो वो रथ के चाक, दो व्हील है, दो चाक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवनंद भारती 1973 का केस है, केशवनंद भारती। इस केस में मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। उस जजमेंट में केशवनंद भारती इस जजमेंट में मूल संरचना एंड बेसिक स्ट्रक्चर की उन्होंने बात आई है। वहाँ वो निर्णय 13 न्यायाधीशों का खंडपीठ थी और 7 विरुद्ध 6 के बहुमत के आधार पर वो केस खारिज की गई। तब सर न्यायाधीश MS सीकरी थे, उनके साथ में जो 12 न्यायाधीश थे, जिसमें JM सेलथ, KS हेगड़े, AN ग्रोवर, AN रे, P जगमोहन रेड्डी, DG पालेकर, HR खन्ना, KK मैथू, MS बेग, SN द्विवेदी, BK मुखर्जी और YB चंद्रचूड़, जो BK चंद्रचूड़ सर न्यायाधीश थे, उनके पिताजी। तो केशवनंद भारती केस में 7 बहुमत के आधार 13 जज थे और 7 इस बहुमत के आधार पर जजमेंट दिया गया। वो केस क्या थी? केशवनंद भारती जो थे वो केरल में एक मठ के एक हिंदू मठ के ब्राह्मण मठ बोलो, उसके वो प्रमुख पुजारी थे। और वहाँ केरल भूमि सुधार अधिनियम को उन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना था, जो केशवनंद भारती, इनका कहना था, धार्मिक संस्थानों को, धार्मिक संस्थान जो होते हैं, उनकी संपत्ति सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। केशवनंद भारती का कहना था कि धार्मिक संस्थानों की संपत्ति अधिग्रहित नहीं की जा सकती है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। 68 डेज 68 दिन वो सुनवाई हुई और जो जजमेंट हुआ वो खंडपीठ का 13 न्यायाधीश खंडपीठ का जजमेंट था, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। क्या बोला उसने? संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, परंतु ये भी उन्होंने थोड़ा रोक दिया। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, परंतु संसद को संविधान के मूल संरचना को बदलने का कोई अनुमति नहीं है। मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोई अनुमति नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट संसद को तो अधिकार है संविधान करने का, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ में लगा सकती है संसद। ये सुप्रीम कोर्ट का 13 न्यायाधीशों का खंडपीठ का निर्णय है। और ये संसद के लिए गले का फांस भी बन गया। ये जजमेंट संसद के लिए गले का फांस भी बन गया। अच्छा, बेसिक प्रश्न है, मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये बड़ा विवाद का प्रश्न बन गया है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उसी विवादित प्रश्न को विवाद में बदलते और सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा देते हैं। वो संविधान पद पर बैठे हैं, जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति है, संविधान पद पर बैठे हैं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय पे टीका करते हैं। अर्थात
इतनी बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और खुश करने की, नरेंद्र मोदी सरकार खुश करना है ताकि वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाए, इससे शर्म की बात और क्या सकती है। एक प्रकार से प्रजातंत्र का बलात्कार कर रहे हैं। जगदीश धनखड़ है उपराष्ट्रपति, संविधान का बलात्कार कर रहे हैं, प्रजातंत्र का बलात्कार कर रहे हैं। अब ये जो भारत के संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंतर जाने के पहले और कुछ जजमेंट भी आए हैं, और जजमेंट भी महत्व है उसमें। SR बोम्मई का केस है 1994, वो केशवन भारती का 1973 का जजमेंट है। उसके बाद में SR बोम्मई 1994, इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण 1975, मिनर्वा मिल्स 1980, शंकरी प्रसाद 1951 की केस, सबसे पहली केस 1951 की केस थी शंकरी प्रसाद की। गोलकनाथ 1967, वामन राव 1971। 24वां संशोधन भी मायने रखता है जो 1971 में हुआ था, 24th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट वो 1976 में हुआ था। ये जो अमेंडमेंट्स है 1971 का अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 41th अमेंडमेंट 1970, इन बातों को हमें गौर करना है। इस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे, वक्त अभाव में मैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये जजमेंट, ये जो रेफरेंस है, ये बड़े हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं। जब मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली, जब मैं डॉक्टर हुआ, मेडिकल डॉक्टर हुआ, उसके बाद में मैंने लोक प्रशासन, उद्योग प्रशासन, कानून, संविधान, समाजशास्त्र, डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा, गांधी विचारधारा, बुद्धिज्म, साहित्य, कला, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, अन्य विषय, ऐसे बहुत से विषयों पर मैंने अध्ययन किया। और साथ ही में मेडिकल अधिकारी ऑफिसर था, मेडिकल ऑफिसर भी रहा हो। तो मुझे इस अध्ययन ने मुझे एक नई दिशा प्रदान की। इस सब्जेक्ट का जो मुझे अध्ययन किया है, इससे मुझे नई दिशा प्रदान की। और भारत के सर न्यायाधीश भूषण गवई बन गए। और पहले बार वो भूषण गवई जी सर न्यायाधीश बनने के बाद मुंबई गए, तो उनका एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। भूषण गवई जी का एक कथन बड़ा मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका ने एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका एंड जुडिशरी, और विधायिका एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों व्यवस्था एक समान है। ये गवई साहब ने कह दिया, ये कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, तीनों व्यवस्था है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी और विधायिका एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों भी समान है, एक समान है। और भारत का संविधान सबसे ऊंचा है, सबसे सुप्रीम भारत का संविधान है। इस गवई साहब ने कह दिया, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। सर गवई साहब मुंबई गए, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, शायद बहुत शर्मसार घटना है। उसी बीच वंचित आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर हो या सुजीत आंबेडकर हो, उनका बयान भी आ गया। अब ये प्रकाश आंबेडकर और सुजीत आंबेडकर, उनके साथ मूर्ख आदमी कौन नेता हो, क्या कौन हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे वो टीका करने जा रहे हैं। एक संवैधानिक पद है, इतनी बड़ी सर्वोच्च पद है वो। तो मुझे प्रकाश आंबेडकर कई बातों पे देखकर मुझे प्रकाश आंबेडकर का सबसे पहले नागपुर में सत्कार किया गया। प्रकाश आंबेडकर वकील बनने के बाद उनको इंट्रोड्यूस करने का काम हमने किया, नागपुर में किया। धनवंतरी रंग मंदिर में डॉक्टर आनंद जी ने हमारे बड़े भैया, तो उनकी अध्यक्षता में एक सत्कार कार्यक्रम लिया गया, प्रकाश आंबेडकर का सत्कार लिया गया। हाथी पे बैठकर रैली निकाली गई प्रकाश आंबेडकर की, और हमने इंट्रोड्यूस किया। और प्रकाश आंबेडकर से बहुत कुछ अपेक्षा रखी थी हमने,
अभी खैर थोड़ा प्रकाश आंबेडकर के बारे में क्या कहे, इसी साथ ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी जो सेकंड बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद, बायोलॉजी लिखने के बाद जो दूसरी बायोलॉजी स्कीम बनाएगी, तो हरीश मजगुड़ी वो ट्रस्टी थे, उन्होंने वो बायोलॉज लिखे, मेरे घर में लिखे, मेरे स्टडी रूम में लिखे वो बायोलॉज। और तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर समीर राम टेके, ये भी मेरे घर आते थे। और मेरे बड़े पिताजी है हरीश मजगुड़ी जी, उनके वो मित्र थे, दोनों साथ में आते थे, वो दोनों ट्रस्टी थे। और साथ ही जो बाबा साहब अम्बेडकर के बॉडीगार्ड रहे दीपक चंद फुलेरे, अकान माटे जी, मेरे मामा दीपक फुलेरे मेरे मामा रहे, सदन फुलेरे के मेरे व्यक्तिगत रिलेशन में रहे। ये लोग, इनके साथ में मैं बातचीत होती रही और मुझे बाबा साहब का सहवास का बातें बहुत कर उनके माध्यम से मुझे सुनने को मिली। भारतीय संविधान के मूल तत्व क्या है, बेसिक तत्व क्या है, भारतीय संविधान मूल तत्व क्या है, बेसिक जो बुनियादी तत्व क्या है, बेसिक तत्व क्या है। वास्तव यह प्रश्न उपस्थित करना ही सबसे बड़े मूर्खता है। वास्तव में यह प्रश्न उपस्थित करना ही मूर्खता है। बिना कल के सामने क्या बिन बनाया, जो बिना कल लोग हैं उनके सामने बिन बनाना समान ही है। फिर भी हमें समझना होगा भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। भारतीय संविधान ये संघीय संरचना बयान करता है। भारतीय संविधान ये संघीय संरचना बयान करता है, लोकतंत्र बयान करता है, धर्मनिरपेक्षता बयान करता है, सेक्युलरिज्म, कानून का शासन बयान करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बयान करता है, न्यायिक समीक्षा बयान करता है भारतीय संविधान। तो ये बुनियादी संरचना है भारतीय संविधान की, और उस पर बयान विवाद होते गया है। क्या कहे, हमारे देश की राजनीति में भी नकल है, अनपढ़ लोग गए, गुंडे लोग गए, अगर ये संसद में जाते हैं, इनसे अपेक्षा क्या करना, विकास भारत की अपेक्षा इनसे करना है, मूर्खता ही है। हमारे देश में बड़े होशियार लोग भी है, लेकिन क्या करें, ऐसे गुंडों का राज है। तब बाबा साहब का जो एक कथन है 25 नवंबर 1949 का, मुझे याद आ गया, जो संविधान सभा में उन्होंने भाषण में, आखिरी जो संविधान सभा का आखिरी सत्र हुआ, आखिरी भाषण बाबा साहब का था, तब बाबा साहब कहते हैं, संविधान ये कितना भी अच्छा हो, संविधान ये कितना भी अच्छा हो, और अगर अमल करने वाले बुरे हैं, अगर अमल करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा है। अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, उसका अमल करने वाले लोग बुरे हैं तो या अप्रामाणिक है तो संविधान ये बुरा होगा। अगर अमल करने वाले लोग प्रामाणिक है, अच्छे हैं, तो संविधान ये अच्छा होगा। तो ये बड़े सुंदर बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है। और बिना कल लोग, हमारे भारत में बिना कल लोग बैठे हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा करें। मुझे प्राचीन भारत, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनका भारत याद आ गया। सोने की चिड़िया कहते थे देश, उस समय देश में विकास भारत था। और 10वीं शती आने के बाद भारत में वैदिक युग शुरू हो गया। 10वीं शती के बाद हुआ है, ईसा पूर्व का बात नहीं हो रही है, ईस्वी की बात हो रही है। ईसा पूर्व 10वीं शती में वैदिक युग का प्रारंभ हुआ और गद्दारी धोखाधड़ी का युग शुरू हो गया। यानी वैदिक काल आने के बाद भारत में गद्दारी धोखाधड़ी का युग शुरू हुआ है। और ये जो जगदीश धनखड़ समान जो लोग हैं, उनके वंशज है, उनके वारिस है, बेनकल गद्दार, जो जगदीश धनखड़ हो या अन्य लोग जो भी संविधान पर टीका करते हैं या उसमें विवाद खड़ा करते हैं, उन्हीं के वारिस है। अगर संविधान, तब जगदीश धनखड़ मुझे बलात्कारी पूर्ण संविधान का बलात्कारी पूर्ण दिखाई पड़ता है। इसलिए कांग्रेस के जो पितामह हैं, मोहनदास गांधी, संघवादी नायक के सुदर्शन, प्राचीन विचारविद भर्तृहरि, इन्होंने भारतीय राजनीति को विषाले कहा है। इन्होंने भारतीय राजनीति को विषाले कहा है। विषाले यानी ये क्या हो गए, वेश्या हो गए ये लोग, ये नेता लोग वेश्या हो गए, मिले नहीं गांधी जी के या
आरएसएस के जो चीफ रहे के सूर्य, उनका बयान, उनके वक्तव्य, मेरे तो वक्तव्य नहीं है। तो ऐसे लोग विशाल लोग अगर राजनीति में हो तो समृद्ध भारत कैसे बन सकता है? ऐसे लोग हमारे देश में हो तो हम समृद्ध भारत की आशा कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों की जो शासन व्यवस्था चरमरा जाती है, बड़ी वहाँ की विकट परिस्थिति होती है। भारत में वो स्थिति निर्माण नहीं हुई आज तक। भारत को एक शक्तिशाली देश बनाए रखा भारतीय संविधान ने, भारत की शासन व्यवस्था चरमरा नहीं की है। और कौन सा प्रमाण चाहिए? और कौन सा प्रमाण चाहिए? सम्यक बुद्धि होना चाहिए ना। हमारे नेताओं में सम्यक बुद्धि होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का विरोध करने वाली गधे लोग हैं, ग्वालियर शहर के जो वकील लोग हैं, बिनकल वकील है, वो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। क्या कहे? जब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था तब हमारे जो प्राध्यापक थे जो पढ़ाते थे हमें, वो भारतीय संविधान का लचीलापन और भारत का संविधान की कठोरता, ये दोनों पर बात करते थे कि भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। एक परिस्थिति रूप वो अपने कार्य करता है। ये बड़ी सुंदर बात है। हमारे प्राध्यापक लोग बताते थे कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता रही है, वो लचीला भी है, कठोर भी है। और भारतीय संविधान को समझना इतना आसान भी नहीं है। भारतीय संविधान को समझना इतना आसान भी नहीं है। भारत का संविधान मार्गदर्शक तत्व और यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल मार्गदर्शक तत्व, इसे भी इन आधार पर चलता है। और मार्गदर्शक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए मूलभूत अधिकार और फंडामेंटल राइट्स में संशोधन भी किया जा सकता है। फिर भी वो दो तक है। जो सर्वोच्च न्यायालय ये हमारे देश की वॉचडॉग है, कस्टोडियन है, हमारे भारतीय संविधान की कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है, वो वॉचडॉग है। और गवई साहब का ऊपरी कथन बहुत इसलिए मायने रखता है। और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी, विधायिका, लेजिस्लेचर, इसमें ऐसे मेरिट लोग कहाँ दिखाई पड़ते हैं? मेरिट, ईमानदार, देशभक्त कहाँ है? इसका अभाव दिखाई पड़ता है। ऐसा विषय भी नहीं है कि हमारे देश में ईमानदार लोग नहीं, देशभक्त लोग नहीं, बहुत है। लेकिन भ्रष्टाचार में हमारा देश लिप्त है। देशभक्ति होना चाहिए ना। मेरी धारक अगर भ्रष्टाचार में डूबे हो तो मेरी धारक कहाँ दिखने उनको नजर आएंगे। आज हमारे देश को आज़ाद होने में 75 साल पूरे हो गए, फिर भी भारत राष्ट्रवाद दिखाई नहीं देता है। भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय नहीं बन पाया है, ना संचालनालय बन पाया है, ना बजट में कोई आर्थिक प्रयोजन किया जाता है। तो ऐसे हमारा देश जाति धर्म के आधार पर बिखरा पड़ा है। जाति आधार पर राजनीति, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती है। कोई भारतीय नहीं होता। इससे और क्या कहे? इससे दर्द हमारे लिए दर्द क्या हो सकता है? और हम में देशभक्ति का अभाव हो तो भारतीय संविधान को बचाना हमारे लिए खतरा है। बचाना हमारे लिए बहुत प्रयास करना होगा। भारतीय संविधान को बचाना होगा। इसी साथ शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।